मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय की सह पुस्तक महान व्यक्तित्व का पाठ 2 भारतीय संस्कृति के अग्रदूत पढ़ा रही हूँ। इस शीर्षक के अंतर्गत 3 शीर्षक दिए हुए हैं जिनका अलग अलग परिचय है। इसमें महर्षियों का परिचय है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ। देखिए, प्राचीन काल में हमारे देश में कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के आलोक को दूर दूर तक फैलाया। भारतीय संस्कृति यानी सभ्यता के प्रकाश को बहुत दूर तक फैलाया। ऐसे महापुरुषों में महर्षि अगस्त्य, महर्षि पतंजलि तथा ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम बड़े सम्मानपूर्वक लिया जाता है। महर्षि अगस्त्य ने सबसे पहले हिंदू धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का प्रचार दूर दक्षिण में किया और भारत में ही नहीं, इन्होंने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो आदि द्वीपों तक अपनी संस्कृति और भाषा को फैलाया। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। इस तरीके से इन्होंने साहित्य, धर्म, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि की बहुत गहरी समीक्षाएं की। रही बात याज्ञवल्क्य की, तो याज्ञवल्क्य ऋषि जो थे, याज्ञवल्क्य स्मृति की इन्होंने रचना की, जिसमें इन्होंने सामाजिक रीतियों, परंपराओं, मान्यताओं को नियमबद्ध किया। इसलिए इन तीनों महापुरुषों का भारतीय संस्कृति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। अब हम चलते हैं महर्षि अगस्त्य के विषय में विस्तार से जानने के लिए। महर्षि अगस्त्य का जन्म काशी यानी वाराणसी में हुआ था। इनके जन्म काल का निर्णय अभी तक नहीं हो पाया क्योंकि इस विषय में कोई साक्ष्य नहीं मिलता, यानी इनका जन्म कब हुआ था इसके विषय में कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले। बस इतना पता चला है कि ये शैव भक्त थे और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा पाठ किया करते थे। इनके जीवन का मुख्य लक्ष्य यही था, धर्म का प्रचार करना। ये शैव मत के प्रचार के लिए दक्षिण भारत गए। इनसे पूर्व किसी ने विंध्याचल को पार करके दक्षिण जाने का साहस नहीं किया था, यानी ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत को पार किया और दक्षिण भारत में जा करके क्या किया, धर्म का प्रचार किया। विंध्याचल का दक्षिणी भाग घने जंगलों से भरा था। अगस्त्य ने अपने परिश्रम तथा ज्ञान के बल पर स्थानीय लोगों को शिष्य बनाकर, स्थानीय यानी जहाँ जहाँ वो गए वहाँ के लोगों को इन्होंने अपना शिष्य बनाया और शिष्य बनाकर उनकी सहायता लेकर के जंगलों को कटवाया और वहाँ पर नगर और आश्रम बनवाए। वहाँ के निवासियों को कला कौशल सिखाया और शैव मत का प्रचार किया। पांड्य देश के राजा इन्हें देवता की भांति पूजा करते थे इनकी। यहाँ अगस्त्य ने आयुर्वेद का प्रचार किया, भाषाओं का संस्कार किया तथा मूर्तिकला का ज्ञान दिया। यहाँ धर्म, कला, संस्कृति, भाषा आदि का सशक्त प्रचार और स्थापना करने के बाद महर्षि अगस्त्य भारत से बाहर निकल गए। यानी भारत में इन्होंने जब प्रचार कर लिया तो भारत के बाद इन्होंने विदेशी यात्राएं भी की। भारत से बाहर महर्षि अगस्त्य ने समुद्री यात्राएं करते हुए अनेक द्वीपों एवं देशों में जाकर के इन्होंने हिंदू धर्म और संस्कृति का प्रचार किया। इन्होंने समुद्री यात्राओं में महारत हासिल कर ली थी, इसलिए लोग कहते हैं कि महर्षि अगस्त्य समुद्र पी गए थे। कंबोडिया के शिलालेख के अनुसार कंबोडिया के शिलालेखों में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वहाँ के शिलालेखों के अनुसार अगर कहा जाए तो कहा यह जाता है कि ब्राह्मण अगस्त्य आर्य देश के निवासी थे। वे शैव मत के अनुयायी थे, उनमें अलौकिक शक्ति थी, उसी के प्रभाव से वे इस देश तक पहुंच सके। यहाँ आकर उन्होंने भूदेश्वर नामक शिवलिंग की पूजा की, अर्चना की और बहुत समय तक करते रहे और यहीं से फिर वे परधाम को चले गए। परधाम को चले जाना अर्थात मृत्यु को प्राप्त होकर के स्वर्ग चले जाना। आगे देखिए, कहा जाता है कि अगस्त्य कंबोडिया देश के आगे भी गए तथा आसपास के द्वीपों में भारतीय संस्कृति का प्रकाश फैलाया। भारत के बाहर सुदूर देशों तक जाकर भारतीय संस्कृति एवं धर्म का प्रचार करने वालों में महर्षि अगस्त्य का सर्वप्रथम स्थान था, यानी सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के बाहर दूर देशों में जाकर अपनी भारतीय संस्कृति और धर्म का प्रचार किया था। तो ये हो गई महर्षि अगस्त्य की बात। अब आते हैं महर्षि पतंजलि की बात करते हैं। महर्षि पतंजलि प्राचीन भारत के
श्रेष्ठ प्रतिष्ठित विद्वानों में से एक थे। इनके जन्म के विषय में भी कोई सही प्रमाण नहीं मिलता है। जैसे महर्षि अगस्त के बारे में नहीं मिलता है, वैसे ही महर्षि पतंजलि के बारे में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि ये कब और कहाँ पैदा हुए थे। बस इतना पता है कि ये पाटलिपुत्र के राजा पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, यानी 185 से 73 ईस्वी पूर्व तक इनका समय माना जाता है। ये अपने दो मुख्य कार्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं। पहला कारण तो ये था कि इन्होंने व्याकरण की पुस्तक महाभाष्य के लिए, मतलब पहली पुस्तक इन्होंने क्या लिखी, महाभाष्य, और दूसरी पुस्तक इन्होंने लिखी है पाणिनि के अष्टाध्यायी की टीका लिखने, यानी इन पाणिनि ने जो पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी थी उसकी इन्होंने टिप्पणी की। और इसके अलावा इन्होंने योग शास्त्र की भी रचना की थी। महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य की रचना काशी में की थी। कहाँ की थी? काशी में। और काशी में एक स्थान है नाग कुआं, वहाँ पर इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी। नाग पंचमी के दिन इस कुएं के पास अब भी अनेक विद्वान एवं विद्यार्थी एकत्र होकर संस्कृत व्याकरण के संबंध में शास्त्रार्थ करते हैं। यानी उन्होंने वहाँ पर नाग कुआं का नामक जो स्थान था वहाँ पर इन्होंने महाभाष्य की रचना की थी। इस कारण आज भी नाग पंचमी के दिन लोग, जो विद्वान विद्यार्थी और श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे वहाँ पर संस्कृत के व्याकरण संबंधी परिचर्चाएँ करते हैं, शास्त्रार्थ करते हैं, वाद विवाद करते हैं। और महाभाष्य व्याकरण का ग्रंथ है, किंतु इसमें साहित्य, धर्म, भूगोल, समाज, रहन सहन आदि से संबंधित तथ्य मिलते हैं। महर्षि पतंजलि की मृत्यु के 200-300 साल बाद इनकी पुस्तक गायब हो गई, क्योंकि उस युग में छापने की कोई मशीन तो हुआ ही नहीं करती थी। हाथ से लिखी पुस्तकें होती थी तो उसकी एक आधी प्रतियां होती थी, यानी एक आधी उसकी कॉपी कर ली जाती थी हाथ से लिखने के बाद। तो ये बात आज से लगभग 1100 वर्ष पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने बड़े परिश्रम से इस पुस्तक की खोज करवाई। उन्होंने पूरी पुस्तक लिखवाकर अपने राज्य में उसका प्रचार करवाया। जब पुस्तक मिल गई तो उसको उन्होंने फिर से लिखवाया, क्योंकि पन्ने तो पुराने हो जाते हैं तो दबने लगते हैं, फटने लगते हैं। तो उन्होंने फिर से उसको लिखवाया और उसका प्रचार करवाया। तब से आज तक इसकी पढ़ाई होती चली आ रही है। आज जो महाभाष्य का ज्ञान नहीं रखता उसे संस्कृत भाषा का मर्मज्ञ नहीं माना जाता। पतंजलि ने संस्कृत भाषा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इतने प्राचीन काल में विश्व के किसी भी देश में व्याकरण का ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ, यानी पूरी दुनिया में महर्षि पतंजलि के समान कोई दूसरा व्याकरण का विद्वान नहीं हुआ है। महर्षि पतंजलि उन महापुरुषों में से हैं जो एक देश में जन्म लेकर पूरे विश्व के हो जाते हैं। यानी जैसे फूल एक बगिया में खिलता है लेकिन उसकी खुशबू दूर तक फैलती है, ठीक उसी प्रकार से महर्षि पतंजलि पैदा तो भारत देश में हुआ, लेकिन उनका यशगान संसार के बहुत से देशों में होता है। अब आते हैं ऋषि याज्ञवल्क्य की बात करते हैं। ऋषि याज्ञवल्क्य के जन्म स्थान और समय के बारे में भी कोई प्रमाण नहीं मिलता। याज्ञवल्क्य नाम के दो विद्वान हुए हैं, एक महाराज जनक के समय में और दूसरे युधिष्ठिर के शासनकाल में, यानी एक त्रेता में और दूसरे द्वापर में। दोनों युगों में एक एक याज्ञवल्क्य नाम के ऋषि हुए हैं, दोनों अलग हैं। ये दूसरे याज्ञवल्क्य हैं, ये दूसरे मतलब ये महाभारत काल के युधिष्ठिर के शासनकाल के याज्ञवल्क्य हैं। इन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की। इन्होंने किस शास्त्र की रचना की? धर्मशास्त्र की, जिसे याज्ञवल्क्य स्मृति कहते हैं। ये किस नाम से प्रसिद्ध है? याज्ञवल्क्य स्मृति नाम से प्रसिद्ध है। स्मृति उस ग्रंथ को कहा जाता है जिसमें आचार व्यवहार, नियम, कानून आदि की व्यवस्था की जाती है। आजकल जिसे कानून कहते हैं उससे प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। बात समझ में आई? यानी आजकल हम जिसे कानून कहते हैं वो प्राचीन काल में धर्मशास्त्र कहा जाता था। और इसी धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य संहिता के नाम से लिखी, जो आज लोगों के बीच में प्रसिद्ध है।
याज्ञवल्क स्मृति में 1012 श्लोक हैं। अब ये किसी गद्य में नहीं लिखी गई, हिंदी में नहीं लिखी गई, संस्कृत में लिखी गई, और संस्कृत गद्य में ना लिख करके ये भी श्लोक में ही लिखी हुई है। ये 3 भागों में बटी हुई है। क्या बटी हुई है? याज्ञवल्क स्मृति में 3 खंड हैं। इसमें मनुष्य के जीवन से संबंधित प्रत्येक विषय के नियम बनाए गए हैं। इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में भी हो चुका है। इस पर अनेक टीकाएं बनी हैं। टीकाएं मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों लिखा हुआ है उसमें। अगर संस्कृत नहीं समझ में आती है तो आप हिंदी में पढ़ सकते हैं उसको, जिसमें मिताक्षरा तथा दाय भाग विशेष प्रसिद्ध हैं। इसमें से जो टीकाएं बनाई गई हैं उन टीकाओं में 2 विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। पहली तो मिताक्षरा और दूसरी दाय भाग। हिंदू कानून के लिए ये पुस्तक आज भी प्रमाणित मानी जाती है। जो हिंदू लॉ है आज के समय में, उसमें भी इसके नियमों को अपनाया जाता है। पूरे भारत में मिताक्षरा के अनुसार विचार किया जाता है कि जबकि बंगाल में दाय भाग के अनुसार, यानी पूरे भारतवर्ष में मिताक्षरा नियम माना जाता है, और एक बंगाल ही ऐसा प्रांत है जहाँ पर दाय भाग के अनुसार नियम चलाए जाते हैं। ऋषि याज्ञवल्क ने शास्त्रार्थ में भी अनेक विद्वानों को हराया था। इन्होंने हमारे समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की रचना की थी, जो आज भी उसी प्रकार से सम्माननीय है। याज्ञवल्क ने भारतीय संस्कृति को अमर बनाने की सफल चेष्टा की। संन्यास लेते समय उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी को जो उपदेश दिया था वो संपूर्ण उपनिषदों का सार है, निचोड़ है, तथ्य है, सार है, कुछ भी कह सकते हो। या हम अपनी आम भाषा में आपको बताएं तो हम कह सकते हैं सारांश है। क्यों? क्योंकि जब पूरी बात को हम छोटे शब्दों में उसको कहते हैं तो हम कह देते हैं सारांश में बता दिया। तो ये सारांश है उसका। क्या सारांश है? जो उपदेश दिए थे उन्होंने अपनी पत्नी का नाम था मैत्रेयी, वो सारा का सारा उपनिषद में उसका वर्णन है, वो उपनिषद में उसका सारा सार गर्भित है। ये हो गई 3 छोटी छोटी कहानियाँ महापुरुषों पर आधारित। इनमें से आपको तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है। थोड़ा थोड़ा कैसे लिखोगे? मुख्य मुख्य पॉइंट्स जो है वो सारांश के रूप में, जैसा अभी हमने आपको बताया सारांश, तो सारांश के रूप में आपको लिखना है। उसके बाद अब इसमें से कोई भी प्रश्न आ जाता है तो आपके लिए सरल हो जाता है। जैसे महर्षि अगस्त्य ने दक्षिण भारत में कौन से सामाजिक कार्य किए थे? सामाजिक कार्य कौन से किए थे महर्षि अगस्त्य ने? कि जंगलों को साफ करवा के आश्रम बनवाया था, आश्रम बनवा के वहाँ पर कला का विकास किया था, इस तरीके से शैव मत का प्रचार किया था। ये सारी बातें आपको उसमें बताना पड़ेगा। फिर जब आपको सारांश याद होगा तो प्रश्न उत्तर आपके लिए कठिन नहीं होंगे। ये बात अच्छी तरीके से समझ लीजिए। महाभाष्य की रचना किसने और कहाँ की? महाभाष्य की रचना कहाँ हुई थी? नागकुआं के पास हुई थी। और किसने की थी? इसकी रचना पतंजलि ने की थी, महर्षि पतंजलि ने की थी। लुप्त महाभाष्य की खोज किसने कराई थी? लुप्त महाभाष्य की खोज आज से लगभग 1100 साल पहले कश्मीर के राजा जयादित्य ने करवाई थी। फिर ऋषि याज्ञवल्क ने किस ग्रंथ की रचना की थी? अब याज्ञवल्क ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? अभी हमने आपको बताया था याज्ञवल्क ने याज्ञवल्क संहिता लिखी थी। तो ये हो जाते हैं प्रश्न। अब इसमें से आपको केवल सारांश लिखना है। प्रश्न उत्तर आपको अपनी किताब से ही पढ़ लेना है, सारांश से ही पढ़ लेना, कहानी से ही याद हो जाना है। तो ये आज आपके हो जाते हैं 2 चैप्टर पूरे।